जानना चाहेंगे कि सर आपसे खैर हम ट्रेडिंग कॉस्ट तो नहीं लेंगे, लेकिन आपसे कॉस्ट ज़रूर लेंगे, फंडामेंटल थोड़ा सा लंबा अगर किसी को रखना हो 6 महीने साल भर, आपकी फोकस लिस्ट में कौन से शेयर है अविनाश जी? आप शेयर कर दीजिए, दर्शक आपका वेट कर रहे हैं। अभिषेक, एक कंपनी जो स्टील स्पेशलिटी स्टील में काम करती है और जो भारत फौज से कनेक्टेड है, कंपनी का नाम है कल्याणी स्टील। देखिए, इस कंपनी के जो नतीजे आ गए हैं, मैं देख रहा था, बहुत ही बढ़िया नंबर आ गए। करीबन 68% इबिटा बढ़ा है, करीबन 95 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिसंबर क्वार्टर का करीबन 56 करोड़ आया, जो पिछले साल 35 करोड़ था। अभी इस कंपनी के बैकग्राउंड में बता दूं कि ये कंपनी बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। ज्यादातर ये जो स्पेशलिटी स्टील बनाते हैं, ये भारत फौज को जाता है और भारत फौज डिफेंस को केटर करता है। कमर्शियल व्हीकल्स में, यूएस मार्केट्स में जो एक्सल बीम होता है, वहां पे जाता है। तो इनके लिए डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भारत फौज जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इनकी ज्यादातर 60-70% खपत भारत फौज से आती है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को रीरेट होने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात ये एक ऐसी स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जो 600 करोड़ की कैश और इन्वेस्टमेंट्स रखती है। मुश्किल से 200 करोड़ की कर्जा है। तो बेसिकली नेट डेट की बात करें तो काफी कैश बैलेंस शीट पे अभी भी है। और सबसे बड़ी बात, 22 करोड़ पे इस साल हमको लग रहा है कि 59-60 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से अभी कुछ 670 का भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि करीबन 750 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि इक्विटी भी छोटी है, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने के लिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रन रेट अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरा स्टॉक जो आपके चैनल पे मैंने बार बार कहा है, कल अनंतराज के रिजल्ट है, मुझे लगता है बहुत ही दमदार नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। क्लियरली हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम जो प्रॉफिट आएगा वो करीबन 225-230 करोड़ आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। दिसंबर क्वार्टर फेस्टिव क्वार्टर था, काफी अच्छी इन्वेंट्री बिकी हुई है। और प्लस डेटा सेंटर का बिजनेस स्केल अप हो रहा है। डेटा सेंटर का बिजनेस हमको लग रहा है अगले साल मोर देन 100 करोड़ टॉप लाइन जनरेट करेगा। तो अगले साल 350 करोड़ का प्रॉफिट कंफर्टेबली आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 375-385 का हमारा जो पहले टारगेट है, हम अभी भी बरकरार रखेंगे। प्राइस करीबन 328 है। बट डेफिनेटली रिजल्ट्स के पहले अगर किसी को चाहिए या थोड़ा सा मीडियम टर्म प्ले करना है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नेरोलैक के नतीजे आ गए हैं और आय 5% बढ़ी है, 1919 करोड़ रुपए सालाना आधार पर। देखना होगा कि मार्जिन किस तरह के आते हैं और प्रॉफिट कैसे रिपोर्ट करती है कंपनी। वैसे पेंट कंपनीज के लिए एक चीज़ अच्छी ये रही कि क्रूड एक रेंज में ही रहा है। एक बार हमने देखा था कि $97 तक गया था, फिर वहाँ से नीचे आया, लेकिन अब 80, 85, 75 से लेकर 85 एक रेंज है $10 की, उसकी बीच में ही कारोबार कर रहा है। और ये ठीक भी है कि स्टेबल रहे क्रूड, और क्रूड का फैक्टर इन कंपनीज के लिए अच्छा होता है। मुनाफे में 40% का जंप है, ये एक बढ़िया नंबर रिपोर्ट किया है नेरोलैक ने। इस पर एक काम करते हैं, अविनाश जी से राय लेते हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। शुरुआत जरा आप नेरोलैक से कर लीजिए, फिर और पोर्टफोलियो में आपसे रंग भरवाएंगे। बताइए क्या करना चाहिए नेरोलैक के निवेशकों को। मेरे ख्याल से अभिषेक, देखिए, नेरोलैक जो कंपनी है, बेसिकली इंडस्ट्रियल पेंट्स, ज्यादातर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात, जो पॉजिटिव बात है, कि ये कि क्रूड के प्राइसेस कम होने के कारण इसमें डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी स्कोप है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं, तो इस स्टॉक में और भी री रेटिंग और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार का डिमांड अभी टू व्हीलर से आ रहा है, फोर व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल से आ रहा है, ऑटो सेक्टर में इनके लिए बहुत बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। प्लस काफी हद तक अच्छे नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए, रेजिडेंशियल में भी इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर दबा रहता है, तो प्राइसेस इनके लिए मेरे ख्याल से मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। कम से कम 100-150 पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट मुझे लग रहा है कि अगले साल होपफुली अगर क्रूड इसी लेवल पे रहता है, तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। शेयर में सस्ता नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये री रेटिंग बड़ा ट्रिगर है, और अगर ये चलता रहा तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में अच्छा री रेटिंग यहाँ से भी आपको मिल सकता री रेटिंग वाला कैंडिडेट है और मार्जिन में यहाँ से भी इंप्रूवमेंट होने की उम्मीदें हैं, ऐसा अविनाश जी का मानना है। और हैं यूपीएल आज वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल है। 10% के आसपास की भारी गिरावट है, नतीजे इसके कमज़ोर आए और ये निराशा यूपीएल पर हावी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि यूपीएल की तरफ से कमज़ोरी है। डिम्पी इसे समझते हैं जरा नतीजों को, और नतीजों में बारीक नज़र डालते हैं कि आखिर इतनी पिटाई क्यों, क्या चिंताएं बहुत बड़ी हैं। डिम्पी बताइए क्या मामला है यूपीएल का, आखिर क्यों आज इतना ज़्यादा पिट रहा है ये?
देखिए यूपीएल के ना नंबर खराब आए थे और इस बार कंपनी ने लॉस जारी किया। अविनाश सर, एक बार अगर मैं कहीं भी गलत हूँ ना, आप मेरे को करेक्ट भी कीजिएगा। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना, प्रोड्यूसर साहब ग्राफिक्स को स्पीड से चलाना। उम्मीद से जो खराब नतीजे रहे और इस बार ये चौथी ऐसी तिमाही है जिसके नंबर इस बार बेहद बेहद खराब आए। तो मार्केट ने क्या किया, पनिशमेंट दे रहा है। एक बार बता दें आपको, ये अगले सेकंड हाफ में ठीक हो जाने चाहिए थे। उम्मीद ये था कि जून के बाद ये नंबर्स ठीक होंगे, लेकिन अब जो नंबर्स ठीक होने का जो अनुमान है ना, वो बता रहे हैं कि अगले साल के दूसरे क्वार्टर में जाके ठीक होगा। और दिसंबर तिमाही में कंपनी ने बकायदा घाटा बना दिया। अच्छा, इसकी वजह क्या रही? एक तो कम मांग थी, दूसरा डीस्टॉकिंग हो रही है, भारत में डिमांड कम हुई है, अमेरिका में डिमांड कम हुई है, बिक्री घट गई है इन सब की। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ 12% की ग्रोथ वहाँ पे हुई है और सभी एंगल से ये प्रॉब्लम में चल रही है। प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर है कंपनी के अंदर। और अच्छा, एक प्राइसिंग के साथ साथ मैं बताऊँ, फॉरेक्स का लॉस भी आया है, क्योंकि 190 से ज़्यादा देशों के अंदर एक काम करती है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ से भी खराब हुआ है। और ये हमने कुछ एक नंबर्स निकाले आपकी जो स्क्रीन पर चल रहे हैं कि जहाँ पिछली बार 1300 रुपये कमाती, 1300 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, इस बार आया घाटा 1200 का, जबकि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 500 करोड़ रुपये के आसपास नंबर्स आने चाहिए। नंबर्स खराब, विजन खराब, प्रेशर बना रहेगा, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगा, टेक्निकली वीक है। ये सारे रीजंस जो हैं यूपीएल को सुधरने का नाम नहीं दे रहे हैं और ये आज 10% पे है। फिर हमने रिपोर्ट्स निकाली, हमने डैम की, हमने नुवामा की, हमने जेफरीज की रिपोर्ट्स का व्यू पॉइंट भी दिया। अगर वो रिपोर्ट्स हैं तो जरा वो भी दिखाइए। डैम ने तो बाकायदा सेल की रेटिंग कर दी, जेफरीज ने कहा कि हम टारगेट काट देते हैं, हालांकि हम मेंटेन रखेंगे बट हम टारगेट काट देते हैं। न्यूमा ये कह रहा है कि आगे चल के प्रेशर रहेगा, वो ये भी कह रहे हैं कि इनका सब्सिडी का प्रेशर भी है, प्राइसिंग का प्रेशर भी है, ग्लोबली भी प्रेशर है। तो 3 की 3 रिपोर्ट्स आई, तीनों के तीनों रिपोर्ट्स ने इसको नेगेटिव किया और टेक्निकली तो 600 के ऊपर आ ही नहीं रहा था। तो सारे रीजन अभिषेक एक साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से आज 10% तक का नुकसान आया है। फ्रिजिज ने भी लक्ष्य घटाए हैं और यूपीएल की जो दिक्कतें हैं ना, पुरानी है, मतलब ये नई नहीं है। पिछले आपको याद होगा डिम्पी कि पहले भी इन्होंने गाइडेंस कट किया था और वहां से सुधार दिखा नहीं। मतलब साल भर में बाजार 20-22% चला, लेकिन अगर हम यूपीएल को देखेंगे तो 30-40% नीचे आपको शेयर ये दिखेगा और फिर से खराब नतीजे यूपीएल के। अविनाश जी, यूपीएल, क्या आपको उम्मीद है कि यहाँ से सुधार अब शुरू होगा या फिर ये बुरी परिस्थितियां बनी रहेंगी? और दूसरी चीज, जिनके पास यूपीएल हैं वो किस उम्मीद में रखें शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे टिम्पी ने कहा कि इस बार नंबर और भी खराब आ गए, क्योंकि इनके सारे मार्केट्स में प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, लेकिन यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, और मुझे लगता है कि सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक ही टाइम पे आए, प्लस फॉरेक्स का लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगले क्वार्टर की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली बाउंस बैक आना जरा डिफिकल्ट लग रहा है। बट मैं समझता हूँ कि देखिए, यूनाइटेड फास्फोरस, दैट इज यूपीएल, एक बहुत बड़ी एग्रो प्लेयर कंपनी है और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है। हो सकता है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन नजरिया अगर आपका अगले 6-12 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आती है, करीबन 450 तक आता है, तो डेफिनेटली जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार ये थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी के साइंस आएंगे तो इसमें बाउंस बैक भी इक्वली शार्प होगा। कंपनी छोटी नहीं है, तो उसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें रिकवरी भी बहुत स्ट्रांगली तरीके से आएगी। बट हाँ, नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि जब तक नंबर्स इंप्रूव नहीं होते यहाँ पे इमीडिएटली कोई री रेटिंग ना आए, लेकिन अगले 6-12 महीने के लिए होपफुली रिकवरी आती है एग्रोकेमिकल मार्केट में, तो बाउंस बैक भी काफी अच्छा होगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी रिएक्शन आज हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कल वापस रिपीट होगा, क्योंकि रिजल्ट्स का रिएक्शन है तो उसको आप आज शेयर के प्राइस में देख रहे हो। ऑन द सेम न्यूज मुझे लग रहा है कल बाजार में और भारी पिटाई नहीं होगी, स्टॉक मोर और लेस कंसोलिडेट होगा। तो होल्ड ऑन करिए और जिनको खरीदना है कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। साल भर का नजरिया रखिए, ये जो राय है ना निवेशकों के लिए है। थोड़ा नीचे अगर आ जाए 10% और ये शेयर यहां से करेक्ट हो जाए तो आपके लिए एक कॉन्ट्राबेट या फिर एवरेज करने के मौके बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडर, आज टाटा मोटर्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है, 950 रुपये पर यह शेयर पहुंचा है और नतीजे बहुत ही कमाल के रहे हैं। वैसे शेयर चला बहुत है, निवेशकों को अच्छे से रिवॉर्ड किया है, लेकिन जेएलआर का परफॉर्मेंस के दम पर आय की बात करें तो 25% बढ़ी है। मुनाफे की बात करें 137% का, यानी कि डबल मुनाफा। रिकॉर्ड एबिटा, डेट इक्विटी
यानी कि डेट भी कम हो रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है टाटा मोटर्स के शेयर के लिए। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, वहां पर सिग्निफिकेंट जंप है। सारे पैरामीटर्स पर नतीजे ठीक लग रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जेफरीज 1100 का टारगेट, सीएलएसए 1061 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली भी ओवरवेट है, 1061 का टारगेट वहां पर। अविनाश जी, टाटा मोटर्स जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग के बारे में थोड़ा मोड़ा सोचें, जिनके थोड़े से नीचे के भाव पर है 400 रुपए 500 रुपए वाले, या फिर वो निवेशित रहें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है। ये तो पहला क्वार्टर है जब आपको मजबूत नंबर दिखाई दिए, लेकिन आने वाला साल दैट इज FY25 अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इससे भी अच्छा होगा, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। जेएलआर का धंधा बहुत समय के बाद अभी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, सारे बिजनेसेस डोमेस्टिक इंटरनेशनल, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार का पोर्टफोलियो ले लीजिए, डोमेस्टिक पैसेंजर कार देखिए, जेएलआर देखिए, तो सारे बिजनेसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगी। जिनके पास बहुत ही निचले लेवल के शेयर है 500 रुपए के नीचे, इनको शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना कैपिटल कॉस्ट निकालना चाहिए। लेकिन जिन्होंने 700 रुपए में या 800 रुपए में खरीदे हैं, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी ना करें। मुझे लगता है कि यहाँ से भी करीबन 1100-1200 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल है। आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था कि 1050-1100 का हमारा टारगेट प्राइस था। तो फिलहाल तो 1050-1100 का एक फेयर वैल्यू दिखता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर आने वाले साल में आएंगे, मुझे लगता है कि और भी रीरेटिंग पॉसिबल है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रीरेटिंग आ रही है। बहुत अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पहले, और अभी शायद मार्केट इसको और ऊपर के लेवल तक लेके जाने का पोटेंशियल रखता है। तो जिनके पास 700-800 की खरीदी है, उनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म बैठिए, कोई तनाव नहीं है, ये शेयर और चलेगा, 11-1200 भी जाएगा। तो जो लक्ष्य जेफरीज ने दिए हैं या सीएलएसए ने दिए हैं, उसके ऊपर के टारगेट्स तो अविनाश जी दे रहे हैं, और आपके लिए रोज मिलते हैं, काम का ज्यादा है, आपके लिए ये है। नंबर्स आ गए नीचे। अविनाश सर, एक बार जरा आप देख लोगे नंबर्स, आपका एनालिसिस होगा इस पे। 40% इसका प्रॉफिट बढ़कर आया है और 467 है। एक बार चोला फाइनेंस दिखाइए, आय भी 43% बढ़ी है। मैंने इसके कंपैरेटिव नंबर तो पूरे अच्छे से नहीं देखे, बट एक बार आप जरा देख लीजिएगा, शायद आपके पास भी इसकी स्टडी होगी। नंबर्स ठीक है सर इसके, ये प्रॉफिट 40% बढ़ना, आय 43% बढ़ना, इनमें मार्जिन का तो इशू होता ही नहीं है कुछ ज़्यादा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे नंबर्स इस बार आ गए हैं, एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि देखिए ये मोमेंटम अगर कंपनी आने वाले साल में, एटलीस्ट मार्च के क्वार्टर में और अगले साल मेंटेन करती है, तो डेफिनेटली इसमें मुझे लग रहा है कि अच्छी रेटिंग आएगी, क्योंकि इनके जो मेन डोमेन स्पेस है, जो साउथ इंडिया है, वहां पे तो ये स्ट्रांग है ही, लेकिन ज्यादातर ये कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में काम करते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी स्ट्रांग है, स्टेबल रहेंगे। प्लस मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम इनको आएगा नहीं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से होपफुली आने वाले महीनों में जब इंटरेस्ट रेट कट आएगा, तभी थोड़ी सी बेनिफिट भी मिलेगी, क्योंकि देखिए एनबीएफसी को पैसा रिकवर करने के लिए बैंकों से जब फंडिंग मिलती है, तो उसका भी बेनिफिट इनको इनके मार्जिन में मिलेगा। तो आई थिंक नेट नेट नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेट साबित हो सकता है।